हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार डीएल एकेडमी में। आज की क्लास पॉलिटी की होगी पार्ट 2। आज की पॉलिटी की सेकेंड क्लास है। आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। पॉलिटी की सेकेंड क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप सभी अपने दोस्तों को भी जोड़ लें जो कि एसएससी जीडी में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास आज की। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। भारत का संविधान, बात कर लेते हैं भारत के संविधान का। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 76, गुड इवनिंग शुभम यादव, गुड इवनिंग। अनुच्छेद 76 यह कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार का बड़ा वकील होता है। भारत सरकार का क्या होता है, एक बड़ा वकील होता है। पवन कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग। आर्टिकल 76 ये कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी क्या करता है कि भारत में भारत सरकार जो होती है उस सरकार का एक सबसे बड़ा क्या होता है, वकील होता है, जिसे महान्यायवादी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 76 किससे संबंधित है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। बात कर लेते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होता है। ये देखिए, महान्यायवादी जो होते हैं ये केंद्र सरकार का है। महान्यायवादी जो होते हैं एक केंद्र सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है। और महाधिवक्ता जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य सरकार का वकील होता है जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक, अवनीश तिवारी, गुड इवनिंग। राज्यपाल का हमारे संविधान में राज्यपाल का वो अनुच्छेद किस में वर्णित है। हमारे संविधान में किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है। गुंजा कुमारी, गुड इवनिंग। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 155 के तहत आर्टिकल 155 क्या कहता है। आर्टिकल 155 यह कहता है कि किसी भी राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसमें उस राज्य की शक्ति क्या होती है, निहित होती है। तो अतः राज्य के सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो एक राज्य का राज्यपाल होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही राज्य का हो। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों पर शासन कर सकता है। तो अर्थात ये हमारे संविधान में आर्टिकल 155 में यह कहा गया है। तनु कुमारी, गुड इवनिंग। महादेव सर जी, महादेव यहाँ पे महादेव के भक्त भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अभी सावन नहीं चल रहा है। राम राम जी। ठीक है, राज्यपाल, भारत के प्रत्येक राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, वो आर्टिकल 155 में वर्णित है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के लिए किस आर्टिकल का उल्लेख है? तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें वर्णित है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक को कब ऐसा किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक को कब ऐसा किया गया था? तो आरबीआई को 1947 में आरबीआई के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को लाया गया था। कब? चलिए ठीक है, दीपक शर्मा गुड इवनिंग। 1947 में विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय एक्ट कब आया था? 1947 में। अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? 1947। शुभम यादव सही जवाब। ठीक है, 1947। 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? अनुज यादव गुड इवनिंग। देखिए 1992 में क्या हुआ था? 1992 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? हमने बात कर लिया कि 1947 में आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु शक्ति प्रदान की गई थी। अब बात कर लेते हैं 1947 में। ये तो हो गया। 1992 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? 1976 में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति का अधिकार क्या था? देखिए संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था। ये क्या था? मौलिक अधिकार। इसी मौलिक अधिकार को हटा करके अर्थात इसे वैधानिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक, तो संपत्ति का ही अधिकार किस संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को निकाल करके आर्टिकल 300 क में रखा गया, या आर्टिकल 300 ए ईस्वी को बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 300 क में रखा गया। ठीक, चलते हैं आगे। 1952 में प्रथम आम लोकसभा चुनाव, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। हाँ, अंजलि गुप्ता सही जवाब। 73। हाँ ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष निरस्त कर दिया गया? ठीक है, हाँ 73 जिसका भी आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, एक किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को ओबीसी वर्ग के अधिनियम वर्ष कब निरस्त किया गया था? 2018 में। निरस्त कब किया गया था? निरस्त कब किया गया था? 2018 में। दीपक यादव का सही जवाब, तनु कुमारी ए, अनुज यादव सही जवाब। तो 2018 में इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो इसका 2018 में ओबीसी का निरस्त किया गया। तब आप बताएंगे कि ओबीसी का आर्टिकल में कहां पे प्रावधान है? किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में ओबीसी का प्रावधान है? किस आर्टिकल में ओबीसी का प्रावधान है? अब बात कर लेते हैं वर्ष 2002। वर्ष 2002 में क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में ये किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन 2002। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने हाल ही में बताया था 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? 102 आर्टिकल नहीं, एजुकेशनल पावर, हाँ शिक्षा का अधिकार, ठीक है ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये अधिनियम आया था, जिसका उल्लेख कहाँ है? 42वें संविधान संशोधन में। ये 1976 का है। अब 1978 में कौन आया था? 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में। हाँ 337 नहीं, 338 बी, 338 बी है, 338 बी है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 338 बी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप है जो गैर न्याय संगत है? जो गैर न्याय संगत है। देखिए, समान सिविल संहिता ये तो है ही, समता का अधिकार है ही, शिक्षा का भी अधिकार है, लेकिन समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता 340 ओबीसी, तनु कुमारी डी। हाँ, एक करेक्ट ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत? गैर न्याय संगत कौन है? बिना न्याय यानी गैर न्याय संगत। गैर न्याय संगत कौन है? निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता। एक देखिए क्यों ऐसा है गैर न्याय संगत? हमारे संविधान में ये किसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार है, किसी भी कानून में वकील रखने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता का अधिकार किस आर्टिकल में है? निशुल्क विधि सहायता का अधिकार, निशुल्क विधि सहायता किस आर्टिकल में है? निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता। बात कर लेते हैं समान सिविल कोर्ट। समान सिविल कोर्ट कहां है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल कोर्ट। समान सिविल कोर्ट किसमें है? आर्टिकल 44 में। ठीक, आर्टिकल 44 ये कहां पे लागू है? दीपक यादव,
एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। समान सिविल कोड ये कहां पे लागू है? पूर्ण रूप से प्रथम लागू करने वाला राज्य कौन है? गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य जो समान सिविल कोड को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य है। 39 है, अनुज यादव करेक्ट ऑप्शन। 39 ए में क्या है? निशुल्क विधि सहायता। अंजलि गुप्ता गोवा सही है। आज बात कर लेते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 21 में यह कहा गया है कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया। तो ये शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल ए में निहित है। हाँ ठीक है। 44वां समता का अधिकार। समता का अधिकार किस आर्टिकल में? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये सही है। समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये समझ में आ गया कि भारतीय संविधान में कौन सा गैर न्याय संगत है? तो अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, सही है। हाँ 14। समता का अधिकार किसमें है? समता का अधिकार आर्टिकल 14। आर्टिकल 14। अब कमेंट करेंगे कि क्या समता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? समता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए यस या नो। ठीक है, तो भारतीय संविधान में देखिए, पहले जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में टोटल, संविधान जब बना था, कब बना था? संविधान जब बना था तो उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? ये पहले की बात कर रहे हैं, पूर्व। और वर्तमान की भी बात कर लेते हैं। तो पहले अनुच्छेद जो थे वो 350 थे और जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद? वर्तमान में 350 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुसूची कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। हाँ दीपक यादव 26 नवंबर 46 नहीं, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर हमारा जो संविधान बना था, कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। और ये लागू कब किया गया? हाँ 1, तनु कुमारी 1, शुभम 12। ठीक है, 395 और 12। तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? थी। यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? थी। अगर ये है कहता है, यहां पे है लिखा होता, तब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, यानी कि पूर्व की बात कर रहा है। तो पूर्व की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगर थी की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद और
8 अनुसूचियां। बात आया समझ में? तो वर्तमान में कितने हैं? ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान की बात है और ये पूर्व की बात है। बस डिफरेंट कहां है? था, थी, थे, है, हूं, हो में। ठीक है, देखिए यहां पे थी लगा है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगर यहीं पे है लगा होता तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। बहुत ही थोड़ा सा करीबी ऑप्शन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षण किए गए? बात कर लेते हैं गंगेटिक डॉल्फिन, यानी गंगा की जो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया है? संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया? संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया? जय उपाध्याय, सही है। ठीक है, देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षण किए गए हैं? कौन सी अनुसूची है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 5वीं? नहीं नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहली अनुसूची। और बात कर लेते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां है? तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां है? बिहार, पटना। अब बिहार पटना में क्या है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? पटना, पटना, पटना। जितने लोग का ऑप्शन आ रहा है सही आ रहा है जवाब, बहुत सही। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन व भत्ते, वेतन वेतन व भत्ते। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची राज्यों के जनजातियों, राज्यों के राज्यों के जनजातियों का शासन का प्रावधान है। शासन का प्रावधान किस में है? 5वीं अनुसूची में। अब बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। दल बदल कानून, दल बदल कानून किस आर्टिकल में है? सॉरी, किस अनुच्छेद में, अनुसूची में है? ST SC, हाँ सही, आर्यन भाई सही है। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो अतः ध्यान दीजिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गैंगेटिक डॉल्फिन को पहली अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया। 52, हाँ ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? किस संशोधन के तहत? तो गोवा, बात कर लेते हैं गोवा कब बना? गोवा 1987 में भारत का एक क्या बना? भारत का एक राज्य बना। गोवा पर किसका आक्रमण था, यानी किसका आधिपत्य था? गोवा पर किसका आधिपत्य था? गोवा पर किसका आधिपत्य था? और गोवा
किस संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में भारत का एक राज्य के रूप में निहित हुआ। हाँ, पुर्तगालियों का। गोवा किसका उपनिवेश था? गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाली का। पुर्तगालियों का गोवा उपनिवेश था। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ये भी जा नहीं रहे थे, इन सबों को लतिया के भगाना पड़ा, तब गए। हाँ, तो गोवा जो था पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत भारत का राज्य बना। भारत का राज्य बना। अब बात कर लेते हैं 36वां संविधान। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में किस राज्य का गठन हुआ? कौन एक? हाँ, पुर्तगालियों का सही जवाब है। 30 अक्टूबर 1987। 36वें संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? सिक्किम को। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 को भारत का एक राज्य बना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 29वां। ठीक है, 29वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। अब 29वां राज्य कौन बना था? 29वां राज्य कौन बना था? 29वां राज्य, हाँ, सिक्किम। सिक्किम जिसका भी आ रहा है, सभी लोगों का सिक्किम आ रहा है, सही जवाब। 29वां राज्य तेलंगाना बना था। 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। तो तेलंगाना कब एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ था? आर्यन का सही है। तेलंगाना 2 जून 2014 को एक राज्य के रूप में उभर कर आया, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से 13 जिलों को अलग करके एक राज्य बनाया गया, जिसका नाम तेलंगाना पड़ा। ठीक है सर, भारत का पहला राज्य कौन बना? अच्छा, ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? जल्दी से कमेंट कीजिए। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? किसे? राष्ट्रपति, किसी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल का आर्टिकल क्या है? 155। 155 में यह कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्यों का एक राज्यपाल होगा। राज्यों का एक राज्यपाल होगा, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल, अगर पूछ दे कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल
इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। नहीं नहीं दीपक, 6 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं, इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति जब तक प्रसादी देते रहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति प्रसादी देना बंद कर देंगे वैसे ही अपने पद से भी क्या हो जाएंगे? पद मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः इनके द्वारा हस्ताक्षर मुहर सहित अधिपत्र नियुक्त किया जा सकता है। किसे किसे नियुक्त किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य का राज्यपाल होगा? आर्टिकल 155। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हाँ, बहुत लोगों का ये आ रहा है, बहुत सही। हाँ, लिमिट नहीं है, लिमिट लिख रहे हैं। अरे भाई साहब, इंग्लिश का तो आपने बाटे, इंग्लिश भी पढ़ने वाला भी कंफ्यूजिया जाएगा कि भाई साहब लिमिट होता है कि लिमिट होता है। ठीक है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 यह कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो जिसका सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहां पे है? नई दिल्ली में। लेकिन उच्चतम न्यायालय भारत में प्रत्येक राज्यों में नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में अलग अलग तरीके से है। जैसे हर राज्यों के लिए एक अलग हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लिए संयुक्त रूप से हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार हाई कोर्ट आता है। ठीक है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 148 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 148 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 139 में किसका उल्लेख है? हाँ, आर्टिकल 148 में भारत के कैग, भारत का एक कैग होगा, भारत का एक कैग होगा। हाँ, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग कौन है? तो वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में किसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 368 में यह कहा गया है कि किसी भी आर्टिकल 368 में क्या प्रावधान है कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 368 में। ये कहां से लिया गया है? ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यह किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कौन? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 एक, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। इसमें क्या प्रावधान है? संशोधन। अगर हमको किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर कोई भी अनेक प्रकार की जमीनी विवाद है, अगर उसको समझाना या एक देश, जैसे सपोज दैट भारत है, भारत अगर बांग्लादेश को अगर कोई जमीन देता है या फिर बांग्लादेश से कोई जमीन लेता है, तो वहां पे हमें संविधान में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। तो यह जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। और इसका उल्लेख
किस आर्टिकल में है? 368 में। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले जितने भी हैं सही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया है? आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? एक टाइप करें। आवाज आ रही है तो एक टाइप करें। आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था वो कब हुआ था? संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था कब हुआ था? किस वर्ष इस समिति का गठन किया गया था? इस समिति का गठन कब किया गया था? संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इस समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, इस समिति का गठन 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। 1946 में क्या हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 2002 में शिक्षा का अधिकार आया था। 2002 में शिक्षा का अधिकार आया था। और 1992 में 1992 में क्या हुआ था? 1992 में नमक, मतलब कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीन भाषाओं को, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत इन तीनों भाषाओं को क्या किया गया था? 1992 में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया? पिता की संपत्ति में पुत्रियों को, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार, समान अधिकार। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और। शिक्षा का अधिकार आया था, हाँ सही, 2005। ठीक है, देखिए, अच्छा बात कर लेते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? 2005। ए ऑप्शन सही जवाब। अतः समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? यानी कि बेटियों को
समान अधिकार, जो अधिनियम आया था वो अधिनियम कब आया था? 2005 में। वो अधिनियम कब आया था? 2005 में। हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39C। आर्टिकल 39C क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो व्यक्ति, यानी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर महिला अगर फावड़ा चला रही है तो अगर पुरुष फावड़ा चला रहा है तो 300 रुपये मिल रहा है, तो अगर महिला भी अगर फावड़ा चला दे तो उसको भी 300 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है। अगर पुरुष अगर कोई भी काम कर रहा है, अगर उसको 500 रुपये मिल रहा है, तो महिला भी अगर वही काम कर रही है तो उसे भी 500 रुपये मिलना चाहिए। न कि पुरुष उस काम को कर रहा है तो 500 और महिला उसी काम को कर रही है तो 300। यही एक न्याय का क्या है? प्रावधान है। तो आर्टिकल 39C में यह कहा गया है कि अगर कोई भी पुरुष या कोई भी महिला जो काम कर रही है, जितना वेतन पुरुष को दिया जाता है उतना ही वेतन महिला को दिया जाना चाहिए। तो यही है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39C। तो बेटियों को समान अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता पिता, आजकल क्या है कि आजकल देखते हैं कि अगर कोई भी माता पिता है तो उनके अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे ही आपस में क्या करते हैं, मम्मी पापा की जितनी भी जमीन होती है, घर होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन हालांकि उनको ये नहीं पता है कि बेटियों का भी इसमें संपूर्ण हक है, इसमें संपूर्ण हक है। अगर बेटियां चाहती तो उस हक में 100% केस करके कोर्ट से उसमें अपने हिस्से का हक ले सकती हैं। हालांकि अभी तक एक गांव घरों में ऐसा अभी कुछ नहीं देखने को मिलता है, इसलिए कि देखिए, आप अगर जानते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा कानून बन के तैयार है, आप देख रहे हैं कि नहीं, हमें हमारी बहन का भी जितना हक मेरा है उतना ही हक हमारे बहन का भी है। ऐसा नहीं है कि बहन की शादी हो गई, वो चली गई तो सब मेरा नहीं। बहन अगर पढ़ी लिखी है तो चाहे अगर पढ़ी लिखी है तो आप उसको अगर ऐसे कहेंगे तो पढ़ी लिखी रहेगी तो तुरंत आपके ऊपर क्या कर देगी, केस कर देगी। और तुरंत जैसे ही केस FIR हो जाएगा, तुरंत वो कोर्ट से तुरंत हाजिरी लग के चला आएगा कि अगर आप 2 भाई हैं, एक बहन है, तो इस घर का 3 हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, 39C जिसका भी आ रहा है सही है। ठीक है। ये अधिनियम कब आया था? 2005 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 1978 में आप तो जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और 1952 में क्या हुआ था? 1952 में 29वां संविधान संशोधन। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कम करने या उससे माफी देने की शक्ति कौन कहता है? राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की व्यक्ति को सजा को कम करना हो तो भी, अधिक करना हो तो भी, इसकी शक्ति किसके पास निहित होती है? दोषी की सजा कम या अधिक करना, इसकी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कम या अधिक करना या माफ करना, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह किस आर्टिकल में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है। और इसके क्षमादान की प्रक्रिया, क्षमादान यानी कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत क्षमादान कर सकता है? 72। बहुत सही जवाब। सभी लोग, शुभम, फैज, अंजलि, जय उपाध्याय, 52। हाँ, आर्टिकल यानी राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 52 है, और क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल 72 है। और इस पर महाभियोग की प्रक्रिया
महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया का आर्टिकल कितना है? महाभियोग किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61 है। कौन सा आर्टिकल? 61 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग। हाँ, अंजलि गुप्ता सही जवाब। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 पे। अब बात कर लेते हैं कि महाभियोग किन कंडीशन में लगाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट या किसी भी लोकसभा के किसी भी मेंबर को यह पता चले कि राष्ट्रपति जो है सिद्ध कदाचार यानी संविधान का उल्लंघन, डायरेक्ट लिख लेते हैं, संविधान का उल्लंघन। जब संविधान का उल्लंघन होगा तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। ठीक है, अब बात कर ले। अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में भारत का एक राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 52 में। 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। और आर्टिकल 123 में क्या है? आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किसमें है? आर्टिकल 123 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट है और पहला नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा की जो सीट है 48 है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल, जहां पर लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 42 सीटें। हाँ, यूपी की सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की और विधानसभा की और विधान परिषद की। तो लोकसभा की 80 है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? और विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा की सीट कितनी है और विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट कितनी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट 31 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। विधानसभा की सीट कितनी है? 403। विधानसभा की सीट कितनी है? 403। और विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट कितनी है? हाँ, तनु कुमारी 403, जय उपाध्याय 403 सही जवाब है सभी लोगों का। हाँ, तनु कुमारी 100। यानी कि विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी की सीटों की संख्या सर्वाधिक किसमें है? यूपी में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं। सभी लोगों को गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप लोग का सिलेक्शन हो जो जल्दी से हो जाए और मन लगाइए आप। हाँ, पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक है, जय उपाध्याय। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। फिर मिलेंगे आप लोगों से सुबह 6:30 बजे। जय उपाध्याय, शुभम यादव, एलान रबर, तनु कुमारी, वेलकम।
आप सभी लोगों को गुड नाइट। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह।